ये कहानी एक ऐसी औरत ज़ारा की है जिसे उसके गांव वालों ने एक भयानक मौत की सजा सुनाई। ज़ारा बेकसूर होते हुए भी अपने बच्चों द्वारा पत्थर मारे गए। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति और मौलाना की साजिशों का सामना किया। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो 1968 में ईरान के एक रिमोट एरिया कपाया में घटित हुई थी। कहानी की शुरुआत में ज़ारा नदी के किनारे हड्डियों को साफ कर रही थी। वो उन हड्डियों को पूरी तरह साफ करने के बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से फिर से दफनाती है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा होता है। अचानक उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो सड़क किनारे रुकती है। वहां से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम फ्रेडो है। वो एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट है जो अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और वह किसी वाहन का इंतजार करने लगता है। फ्रेडो ने देखा कि एक बस जा रही है और वह उसे रोकता है। वो बस की मदद से एक रिपेयर शॉप में पहुंचता है। उसी समय ज़ारा उसे देख लेती है। उसकी अंदर एक चिंता होती है और वह फ्रेडो का पीछा करने लगती है। वह निडर होकर फ्रेडो से इंग्लिश में बात करती है क्योंकि उसे फारसी नहीं आती। ज़ारा बता देती है कि इस गांव में बहुत गलत हो रहा है और जो लोग ये सब कर रहे हैं वे इससे बच नहीं सकते। फ्रेडो को उसकी बातों की स्पष्टता नहीं मिलती। तभी गांव का मुखिया और उसका साथी वहां आते हैं। मुखिया ज़ारा को पागल बताता है और फ्रेडो को चेतावनी देता है कि वो उसकी बातों में न आए। फ्रेडो बड़ी मुश्किल से उन लोगों से पीछा छुड़ाता है और फिर से कैफे की तरफ निकल जाता है। ज़ारा छुपकर फिर से फ्रेडो को इशारा करके अपने पास बुलाने लगी। हालांकि फ्रेडो उसे नज़रअंदाज कर देता है और ज़ारा एक कागज़ फेंकता है जिसमें एक रास्ता बना हुआ है। उस मैप को देखकर फ्रेडो एक घर तक पहुंच जाता है जहां ज़ारा और दो छोटी बच्चियां थीं। ज़ारा बताती है कि ये बच्चियां उसकी भतीजी सोराया की हैं जो अलौकिक परिस्थितियों में फंसी हुई है। वो उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है। ज़ारा कहती है कि इस गांव में कुछ लोग हैं जो जानवरों से बदतर हैं। एक आदमी जिसका नाम अली है सोराया का पति है और वो एक मौलाना के साथ मिलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। सोराया और अली के बीच 20 साल की शादी हो चुकी है जिसमें अली ने सोराया के 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। अली एक नई 14 साल की लड़की से शादी करना चाहता है और सोराया को तलाक देना चाहता है, लेकिन सोराया इस तलाक के लिए तैयार नहीं है। अली ने सोराया के खिलाफ उसके बच्चों को भड़काना शुरू कर दिया है। उसकी अंदर की दुनिया का असली चेहरा अब ज़ारा को समझ में आने लगा है। मौलाना की पहल पर अली सोराया को बलात्कृत और अपमानित करने की योजना बना रहा है। एक रात जब सोराया अपने बच्चों के साथ खाना खा रही होती है, अली वहां आता है। वो अपने बेटों को भड़काता है और अपने बच्चों के सामने ही सोराया को मारने पीटने लगता है। सोराया उससे कहती है कि कानूनी तौर पर वो उसकी पत्नी है और उसे तलाक ऐसे नहीं दिया जा सकता, लेकिन अली अपने बच्चों को ये बताता है कि ये दुनिया मर्दों की होती है और वो किसी भी औरत को उसकी इच्छा के बिना छोड़ सकता है। इस तरह सोराया अपने घर की 4 दीवारी में ही फंसकर रह जाती है। ज़ारा, सोराया की आंटी, उसकी मदद करने का निश्चय करती है। उसे समझ में आता है कि वो अकेली नहीं है, ऐसा करने वाले और भी लोग हैं। एक दिन उसे एक आदमी हसीम का सामना होता है जो अपनी बीवी की बीमारी का कारण बताता है। ज़ारा उसके साथ चलती है, लेकिन रास्ते में वह अली को देखती है जो कि अपनी नई मंगेतर मेहरी के साथ घूम रहा है। ये देखने के बाद ज़ारा का दिल टूट जाता है। हसीम की पत्नी पहले ही मर चुकी थी और उसके पास एक अपाहिज बेटा हाशिम है जिसे देखभाल की आवश्यकता है। गांव के बड़े लोग ये तय करते हैं कि हाशिम का पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि उसे काम पर जाना है। फिर उन्होंने सोराया को बताया कि उसे हाशिम की देखभाल करनी होगी और इसके बदले उसे एक अच्छी कीमत दी जाएगी। सोराया मजबूर होती है और राजी हो जाती है कि वो इस काम को करेगी ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन ज़ारा को पता है कि अली इस सब के पीछे है और वह सोराया को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस पैतरे से बचना चाहिए। गांव में अली की साजिशें तेज हो जाती हैं।
वह सोराया के खिलाफ और भी लोगों को भड़काता है। पूरे गांव में ये झूठ फैल जाता है कि सोराया और हाशिम के पिता हसन के बीच नाजायज संबंध हैं। ये बात हवा में उड़ने लगती है और अब सोराया पर केवल अली का दुष्प्रभाव नहीं बल्कि गांव के सभी लोगों का नफरत का जाल भी बन जाता है। ज़ारा इस सब को देखती है और उसे पता है कि यह सब साजिश अली और मौलाना का है। वह सोराया को समझाती है कि उसे सतर्क रहना चाहिए और हसन के घर जाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन सोराया की स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। एक दिन सोराया और ज़ारा मदद के लिए गांव के मेयर के पास जाती हैं। वहां अली और हसन भी बुलाए जाते हैं। अली सोराया पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाता है और हसन भी इस झूठी कहानी में शामिल हो जाता है। ज़ारा की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि सोराया बेकसूर है। गांव के मर्दों का मानना है कि यदि सोराया जैसी औरत को सजा नहीं दी गई तो बाकी सभी औरतें भी गलत रास्ते पर चलेंगी। ये सोच इस गांव में बहुत गहरी बैठी हुई है और यह सोराया की बर्बादी का कारण बन जाती है। सोराया पर इस वक्त भयंकर दबाव बन चुका था। ज़ारा ने सोराया के कपड़े पैक करना शुरू कर दिए ताकि वह वहां से भाग सके। लेकिन जब वे गांव के चारों ओर पहरा देकर खड़े लोगों को देखते हैं तो वे समझ जाती हैं कि यह संभव नहीं है। अब ज़ारा को ये ख्याल आ रहा था कि शायद ये सोराया का आखिरी समय है। सोराया अपनी बेटियों को गले लगाती है और एक बार फिर उनसे कहती है कि वह निर्दोष है। अली और गांव वालों ने सोराया के खिलाफ पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सोराया को एक सफ़ेद कपड़ा पहनाया गया जैसे वह नई दुल्हन है, जबकि गांव वालों ने उसके लिए गड्ढा खोद दिया था जिसमें उसे गाड़ा जाएगा। सोराया की आंखों में डर और आशंका की लहर थी। सोराया ने ज़ारा से एक महत्वपूर्ण वादा लिया कि उसकी मौत के बाद ज़ारा उसकी दोनों बेटियों का ध्यान रखेगी और जब वे बड़ी होंगी तो ज़ारा उनके सामने सोराया की कहानी सुनाएगी। ज़ारा ने भी उसे आश्वासन दिया कि वो उसकी कहानी सिर्फ उसकी बेटियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुनाएगी। ये वादा सोराया को थोड़ी राहत देती है, लेकिन उसके लिए समय तेजी से बीत रहा था। फ्रेडो और ज़ारा दोनों ये देखते हैं कि गांव में सभी लोग सोराया को नकारात्मक नज़रिए से देख रहे हैं। मौलाना सज-धज कर तैयार हुआ जैसे किसी शादी में जा रहा हो। सोराया का छोटा बेटा उसे छोड़ने आया, लेकिन उसका बड़ा बेटा, जो अली के प्रभाव में था, उसे घसीट कर ले गया। ज़ारा इस स्थिति को और भी भयानक होते देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। सोराया को जब गड्ढे में आधा गाड़ा गया, तो वहां सभी लोग इस दृश्य का दीदार कर रहे थे। पहले पत्थर मारने का हक उसके पिता को दिया गया, जिसने उसे कुख्यात विधवा कहकर पत्थर मारे। सोराया का हृदय टूट गया जब उसके पिता ने कहा कि वो उसकी बेटी नहीं, बल्कि एक वेश्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। भीड़ में केवल ज़ारा एकमात्र व्यक्ति थी, जो सोराया के लिए खड़ी हुई। उसने भीड़ से अनुरोध किया कि वे सोराया की जान बचाएं, परंतु उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। जैसे ही पत्थर सोराया पर गिरने लगे, उसे दर्द होने लगा। उस स्थिति में ज़ारा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे धकेल दिया। अली ने भी उसके सिर पर एक पत्थर मारा, जिससे खून बहने लगा। ये देखकर सोराया का छोटा बेटा रोने लगा, लेकिन बड़े बेटे ने उसे चुप कराया और उसे भी अपनी मां को पत्थर मारने के लिए कहा। इस प्रकार नफरत और भय का एक चक्र सोराया के चारों ओर घेरने लगा। अचानक सबने मिलकर सोराया पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर पत्थरों की बारिश होती रही और अंत में उसने दम तोड़ दिया। सब लोग वहां से चले गए, उसे वहां छोड़कर। गांव वालों ने उसकी बॉडी को दफनाने से भी मना कर दिया और ज़ारा ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर उसके शरीर को नदी के पास छोड़ दिया। रात में जब सोराया की मौत की खबर फैल गई, तो गांव में जश्न मनाया गया। सुबह जब देखा गया तो सोराया के शरीर में कुछ नहीं बचा था, केवल हड्डियां रेत में पड़ी थीं। रात में जानवर उसके शरीर को खा गए। ज़ारा ने सोराया की कहानी खत्म की और यह वादा किया कि वह इसे कभी नहीं भूलेगी। इस दौरान फ्रेडो ने सब कुछ सुना और उसकी आंखों में आंसू थे।
उसे सोराया की दर्दनाक कहानी ने झकझोर दिया। तो वहीं पर हसन वहां आ गया और ज़ारा को देखकर वह सब समझ गया। उसे ये भी पता चला कि ज़ारा ने फ्रेडो को सब कुछ बता दिया था। मौलाना, जो उन घटनाओं से अप्रभावित दिख रहा था, अब अपनी साजिशों को और मजबूत करने में जुट गया था। अली ने, जो पहले मेहरी से शादी करने गया था, अचानक वापस लौट आया, क्योंकि उसकी शादी अब नहीं हो सकती थी। उसका पिता जेल में मारा गया था और अली को अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। हसन, जो पहले से ही गुस्से में था, ने अली से सवाल किया कि उसने इतनी बड़ी झूठी कहानी क्यों फैलाई। उसकी खींचतान अब और बढ़ गई थी, क्योंकि अब कई लोग सामने आ रहे थे जो अली के खिलाफ थे। मौलाना ने डरते डरते और गुस्से में फटकर फ्रेडो के बैग से न केवल किया गया संवाद छीन लिया, बल्कि उसके सभी कैसेट भी तोड़ डाले। फ्रेडो, जो अब विद्रोह की आग में जल रहा था, ने उन्हें धमकी दी कि वह इस मामले की शिकायत सरकार तक पहुंचाएगा। लेकिन मौलाना और अली को इस बात का डर नहीं था। उन्होंने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए सब कुछ करने का निश्चय किया। जब फ्रेडो ने जाने की कोशिश की, तब ज़ारा अपने घर से बाहर निकली और उसने फ्रेडो को असली कैसेट थमा दी, जिसमें सोराया की कहानी को रिकॉर्ड किया गया था। ये सुनकर मौलाना और उसके साथी फ्रेडो का पीछा करने लगे, लेकिन ज़ारा ने जोर से आवाज लगाई और उस घड़ी में फ्रेडो की मदद करने की कोशिश की। फ्रेडो, जो अब सच को उजागर करने के लिए उत्सुक था, ने गांव को छोड़ने का जी जान से प्रयास किया। आखिरकार फ्रेडो ने ज़ारा के साथ उस गांव को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां और रहना खतरनाक हो सकता है। सोराया की कहानी सुनकर न केवल फ्रेडो, बल्कि पूरे गांव में एक चुप्पी सी छा गई। ज़ारा के साहस और एक बेकसूर औरत के खिलाफ हुई अन्याय ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब ये कहानी बाहर गई, तो हर कोई उथल पुथल में था और सोराया के लिए लड़ने का मन बनाने लगा। इस कहानी ने ये स्पष्ट किया कि अत्याचारी मानसिकता और सामाजिक दुराचार के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। सोराया की त्रासदी ने समाज के सामने ये चुनौती रखी कि वे उस पुरुष प्रधानता के खिलाफ उठें, जो औरतों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर देती है। ज़ारा ने अपने वादे को निभाया कि वह सोराया की कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगी। ये केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि अन्याय और नफरत के खिलाफ एक आवाज थी। ज़ारा ने सोराया की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया और उनकी अविस्मरणीय कहानी ने बदलाव की एक नई राह खोली। इस कहानी के चलते धीरे धीरे गांव के लोगों में जागरूकता आई। महिलाएं एकजुट होने लगीं और अपने हक की आवाज उठाने लगीं। अली और मौलाना जैसे लोग अब गांव में एक अलग नजरिए से देखे जाने लगे। लोग समझ गए कि उन्हें महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका देना चाहिए। अंततः ये कहानी यह समझाती है कि एक औरत का दर्द और संघर्ष केवल उसके लिए नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। जब एक औरत पर अन्याय होता है, तो उसका असर सभी पर पड़ता है। ज़ारा और सोराया की कहानी ने साबित किया कि सच्चाई की आवाज को कभी नहीं दबाया जा सकता और अंततः सत्य की जीत होती है। इस प्रकार इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। हमें सोचना चाहिए कि समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होना कितना आवश्यक है। सोराया की कहानी उन सभी महिलाओं की आवाज है जो अन्याय का सामना कर रही हैं और उनके हक और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। सोराया के संघर्ष और ज़ारा के साहस ने हमें ये दिखाया कि जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, तो हम बदलाव की संभावना को जन्म देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, और यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों का होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझ में आता है कि घृणा और भेदभाव केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये समाज को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति अत्याचार का शिकार न हो। आखिर में ये कहानी केवल सोराया और ज़ारा की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है। यह एक प्रेरणा है कि हमें सदैव अपने सच के लिए, अपने हक के लिए और अपनी पहचान के लिए लड़ना चाहिए।
इस प्रकार हम सब सोराया और ज़ारा जैसी नायिकाओं से प्रेरित हो सकते हैं जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि हम जल्द ही बदल सकते हैं, बस हमें अपने दिल में साहस और सच्चाई रखनी होगी। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी एकजुटता ही हमारे समाज को बेहतर बना सकती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर किसी को उसके मूल अधिकार मिले और जहां कोई भी निर्दोष व्यक्ति अपने हक के लिए संघर्ष करने पर मजबूर न हो। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी अपने समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? हमें अपनी राय जरूर